हेलो, दिस इज़ बीके सिंह फ्रॉम बिहार, दरभंगा। मैं आज आप लोगों को एक ख़ास टॉपिक 12th क्लास की चैप्टर नंबर 4 का एक छोटा सा टॉपिक बायोट सावर्थ लॉ, इस पे थोड़ा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करने वाला हूँ। ठीक है, तो नाउ लेट स्टार्ट्स। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब गौर से देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने का, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। ओके, ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं कि चैप्टर नंबर 4 जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, टॉपिक का नाम चैप्टर नंबर 4 जिसमें नाम है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं बी वेक्टर से, और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसको लिखते हैं एफ से। हम भी जानते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन राइट ऑन एफ वेक्टर। ओके, तो आपको ये समझना होगा यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई है मैग्नेटिक टर्म में, इससे पहले भी कभी हम नाम सुने थे। पहले उसका नाम था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे हम सुने हुए थे। ये अगर मैं कह दूँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, तो इससे पहले चैप्टर में इसका नाम सुने हुए थे इलेक्ट्रिक टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ऊपर में वेक्टर, और एक सुने हुए थे यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फोर्स, एक सीखे हुए थे इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ओके, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको लिखते हैं एफ, और इलेक्ट्रिक है इसलिए ई से। उसी तरह यहां पे एफ, और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको क्या चीज से लिखेंगे हम लोग, इसको क्या चीज से लिखेंगे, एफ और बी से। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बी इज रिटेन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एंड ई इज रिटेन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह भी वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। हम किसके बारे में यह भी वो भी कह रहे हैं? हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक के बारे में, और दूसरा कह रहा हूं मैग्नेटिक के बारे में। ओके, जब यह फोर्स, मतलब जब यह फोर्स मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जब आपस में जुड़ जाता है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम आपको पता भी होगा, ये साहब, उन्होंने कहा कि इस दोनों को जोड़ दो और मेरे नाम कर दो। मतलब लॉरेंज फोर्स ने क्या कहा, लॉरेंज फोर्स ने क्या कहा कि इसका जो वैल्यू होगा वो सम ऑफ द फोर्स, किसका, मैग्नेटिक फोर्स, और किसका, सम ऑफ द किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो चैप्टर नंबर 1 2 3 पढ़ा है, वो चैप्टर 1 2 3 इलेक्ट्रिक में टर्म में आएगा, और हम चैप्टर नंबर 4 से जो स्टार्ट करेंगे, वो दोनों को अगर हम सम कर दे तो लॉरेंज फोर्स के बराबर हो जाएगा। ओके ना। तो थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें मैं बता दूं कि इसका जो फॉर्मूला होता है एफ ई का, ये पहले भी आप पढ़े हुए होंगे, एफ ई इज इक्वल टू क्यू और इनटू में ई। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्यू इनटू में ई। ओके, और आपको ये भी पता होगा कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू भी बी। दोनों में सिमिलरिटीज देख ले, तो हम ऐसा कर लेते हैं, एफ बी की जो वैल्यू है, व्हाट इज एफ बी, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, इसकी जो वैल्यू है क्यू इनटू में कितना, भी, और इनटू में कितना, बी प्लस एफ ऑफ क्यू का क्यू ई। ठीक है,
इसको अगर हम एडअप कर लेंगे, इसको अगर हम एडअप कर लेंगे तो क्या दे देगा वैल्यू, इसके वैल्यू लिख लेता हूँ, Q इंटू में V क्रॉस B, ओके, प्लस में F का Q और E, ठीक है। इसको हम एडअप कर लेंगे तो वही फोर्स जो देगा उसी को कहेंगे लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो बात रही कि हम किसको समझाने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों को, हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने तो थोड़ा सा फॉर्मूला याद हो अगर आपको, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R²। ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है भाई, किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताने वाले दो धनुर्धर, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला बताने वाले कौन थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला बताने माइकल फैराडे, है ना, और इनको फॉर्मूला बताने वाले कौन थे, दो साइंटिस्ट, एक का नाम था बायोट, ठीक है, सावर्त, ये दो साइंटिस्ट थे, बायो और सावर्त अलग अलग है। कई बच्चों को यही डाउट है कि बायो और सावर्त एक ही है, अलग अलग नाम था, हैं। तो मैं बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में, एक नाम था जीन बायोट, ठीक है, और एक का नाम था फेलिक्स, ओके, सावर्त। अगर आप इसको एड ऑन कर दें, क्योंकि दोनों आदमी कॉम्बिनेशन था, तो यहाँ से लिया गया बायोट और यहाँ से लिया गया सावर्त, तो क्या कहा गया, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, मतलब बायोट सावर्त वहाँ से बन गया, दिस इज योर लॉ। तब वहाँ से कहा गया बायो सावर्त लॉ, बायो सावर्त लॉ, एग्जैक्टली में दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा कि बायो सावर्त लॉ और एक आएगा एम्पियर, है ना, एक कौन आएगा भाई, सॉरी, एक कौन आएगा, एम्पियर, है ना। एम्पियर साहब भी आए, उन्होंने भी अपना थ्योरी दिया, तो उन्होंने अपना थ्योरी का नाम रखा एम्पियर सर्किटल लॉ। ये एम्पियर सर्किटल लॉ भी इंपॉर्टेंट है, ख्याल अभी मैं उसकी डिस्कस नहीं कर रहा ना, इसकी डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो आप ऐसे समझे कि मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करने वाले आया जीन बायोट यानी बायो सावर्त लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को, और इनको बताने वाला कौन था, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, सब का सब काल्पनिक चीज़ें थी जो आपको सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, है ना, वो सब का सब इलेक्ट्रिक फील्ड में था। तो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो गई चर्चा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा हो गई, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हल्का मैंने बता दिया, है ना। और वो अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में थोड़ा अच्छे से, और कि मैग्नेटिक फोर्स जो है F ऑफ B, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, ये होता है Q, एक होता है V, एक होता है B। इसका एग्जैक्ट लिखने का क्या तरीका है वो समझे, कि यह जो चैप्टर है ये टोटल का टोटल है कंजर्वेशन पे, मतलब चार्ज, मतलब फील्ड पे, मतलब एनर्जी पे। आप इसका मतलब समझें कि अगर इस पे हम थोड़ा सा सोचें विचारें तो यह तीन कॉम्बिनेशन है, ये तीन चीज़ के ग्राफ है। एक ग्राफ हो रहा है ये वाला, ठीक है, जो इस तरह से दिखाया गया है। दूसरा ग्राफ है ये वाला जो इस तरह से दिखाया गया है, और तीसरा ग्राफ है इसको ये वाला जो इस तरह से दिखाया गया है। और आपको समझना पड़ेगा कि यह जो यहाँ जो लिखा हो गया है ये है तुम्हारा फोर्स, ओके, और यह जो दिया गया है ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और यह जो है ये है तुम्हारा वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी। इस दोनों में 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री और इसमें भी 90 डिग्री होता है। मतलब F इज परपेंडिकुलर टू V और V इज परपेंडिकुलर टू B, सब एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। क्लियर है, ओके। चलो भाई अब ध्यान से देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब था कि अगर हम Q इज इक्वल टू 1
कर दें, अगर हम क्या कर लें, Q इज इक्वल टू 1 कर लेते 1 कूलम, तो ये अगर इसको हम सेक्रीफाइस कर दें तो मेरे पास एक दो ही अमाउंट बचेगा, एक बनेगा FB, एक बनेगा तुम्हारा V, एक बनेगा B। मतलब किसी भी बॉडी का चार्ज पार्टिकल का, किसी भी बॉडी चार्ज पार्टिकल का मिनिमम वैल्यू 1 पुट कर देने से हमारे पास दो चीज़ें आ गई। एक आ गया उस चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, उस चार्ज पार्टिकल का फोर्स कितना है, और उसी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो इसी कॉम्बिनेशन को FB है, BB है, वेलोसिटी है, इस सारे कॉम्बिनेशन को हमने एक बार लिख दिया है F ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, F ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को मिलाकर के क्या कह दिया, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो ये सारा का सारा एक जगह समराइज मैंने कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो बताने वाले थे बायो-सावर्त लॉ, उन्होंने क्या कहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। चलो देखो, वापिस से आते हैं अपने टॉपिक पे, और सबसे पहले करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को बताने वाले साइंटिस्ट जिनका नाम था बायो-सावर्त लॉ, बायो-सावर्त लॉ। ठीक है, बायो-सावर्त लॉ क्या है वो समझे बात को। इनका कहना था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट I बह रहा है, उसके इस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो पॉइंट अगर मैंने मान लिया P, जिसको हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी कह सकते हैं, 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 ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी कह सकते हैं। ओके ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी कह सकते हैं आप इसको। ओके, ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी कह सकते हैं इसे, इसको हम एट ए पॉइंट P मान लिया है मैंने। किसी करंट कैरिंग वायर में, इसके पास करंट कैरिंग वायर कहने का मतलब एक ऐसा वायर लेना है जिसमें करंट कैरी कर सके। एक करंट कैरिंग वायर में किसी P पर्टिकुलर P पॉइंट में पोजीशन वेक्टर R पर एंगल जो बन रहा है वो एंगल थीटा बन रहा है। यह कोई जरूरी नहीं है कि यह एंगल थीटा हो, आप कुछ भी ले सकते हो। ये करंट कैरिंग वायर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर, आप इसको कुछ भी बदल सकते हो, ऐसे कुछ भी ले लो, यहाँ ले लो, इसको आप यहाँ भी चाह सकते हो, ले सकते हो, कैसे भी, जैसे तुम्हारी इच्छा है ना। तो यहाँ पे ले लेना है P पॉइंट है। तो बायो-सावर्त ने क्या कहा कि इसमें अगर करंट कैरी वायर है तो उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे ये निकालने का तरीका बताया है बायो-सावर्त ने। पहले बात को समझे, किसी पॉइंट से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, बायो-सावर्त ने कहा किस डायरेक्शन में लगेगा, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट चल रहा है, इसके कारण वहाँ जो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये बताने वाला था ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। आप इस चीज़ को पहले समझे, बातों को बारीक बारीकी से। मतलब अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर इसमें करंट बह रहा है जिसका नाम है I, तो इसके कारण से यहाँ पर ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या आपको कहा गया, ये कैसा है भाई, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, इसके जस्ट बगल में R वेक्टर पे डिस्टेंस पे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है इलेक्ट्रिक करंट लेकिन रहेगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट और इसके चारों, मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होने के वजह मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये कहा था ऑरेस्टेड ने। इसको सबसे पहले यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको किसने कहा था भैया, ORESTED, ऑरेस्टेड ने। ठीक है, इसको क्या कहा था,
इसको किसने कहा था? ORESTED, ओरेस्टेड ने कहा था। क्या कहा था? कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। कितना होगा नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, तो इसको बताने वाला था ओरेस्टेड ने। ठीक है, तो ओरेस्टेड ने ये कहा था, और कितना होगा ये बताया था बायो-सावर्तनों ने। ठीक है, और कितना होगा उसके लिए एक फॉर्मूला बताया उन्होंने कि मैग्नेटिक फील्ड की जो फॉर्मूला होगी वो हो जाएगा म्यू नॉट। म्यू नॉट इज अ परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, है ना। ये परमिएबिलिटी बाय 4 पाई, दिस इज योर कांस्टेंट टर्म, और इनटू में I dl, है ना, क्रॉस r साइन थीटा, और डिवाइडेड बाय r क्यू। अगर हमने यहाँ r और r ले लिया, r यहाँ लिया और r यहाँ लिया, तो आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो। तो वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? I dl, ये कितना हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा इसका? I dl, और इधर r से r कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा, और बाय नीचे में हो जाएगा r²। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इस फॉर्मूला को, मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देख लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो। किसको लिख सकते हो भाई? कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा इंटू में आर। ये आइडियल जो होता है, आपको याद रखना है, आई जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और जब इसके साथ डीएल एलिमेंट जुड़ जाए, जब डीएल एलिमेंट जुड़ जाए, मतलब इसके साथ जब कोई डीएल एलिमेंट्री सेक्शन जुड़ जाए, ये वाला लेंथ जुड़ जाए, तो ये डीएल जो होता है एक लेंथ सेगमेंट है, एक छोटा सा पार्टिकल है, ये डीएल हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो उसी चीज को जब इसमें करंट दौड़ेगा, तो उस करंट को इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो करंट दौड़ेगा वो जुड़ेगा आई डीएल। क्या जुड़ जाएगा? आई और डीएल। तो आई के साथ ये हमें डीएल वेक्टर लगाना पड़ेगा। अगर दोनों को नहीं लगा रहे तो अलग अलग लिख लो, एक जगह आई लिख दो, एक तरफ डीएल लिख दो, दोनों को अलग अलग कर सकते हो। अगर दोनों को एक जगह लिख रहे हो तो आई के साथ डीएल के पर में वेक्टर लगाना होगा। इसका मतलब होता है दिस इज योर करंट एलिमेंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? करंट एलिमेंट। और यह जो होता है वो वेक्टर होता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। करंट एलिमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। करंट एलिमेंट कैसा होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसको कहते हैं हम लोग करंट एलिमेंट। थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो हम कहानी को समराइज कर देते हैं। क्या कहा था कि अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी में, कोई करंट कैरिंग वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, चाहे अपवर्ड चाहे डाउनवर्ड, डजंट मैटर, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। है इलेक्ट्रिक करंट लेकिन होगा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। पॉइंट? ठीक। कितना होगा? बायो-सावर्त लॉ, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल आर कॉस थीटा बाय आर क्यू। इसको तो कैसे भी लिख सकते हो। कितना होगा ये, और किस दिशा में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? राइट हैंड थंब रूल। चलो हम आगे बढ़ें। ठीक, चलते रहिए, देखते रहिए। देखिए, तब अब हम लोग आते हैं इसका राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग कहते हैं कि राइट हैंड थंब रूल जो है वो क्या कहता है, इसको हम समझते हैं जरा सा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है इसको समझते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि इसमें कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट कि आप अपने दाएं हाथ के अंगूठा को पुट करो। तो ये जो है अपना थंब, ये राइट हैंड थंब रूल, या इसको हम पाम रूल भी कह लें। पाम, इसका मतलब तलहथी है ना। अरे ये पोर्शन
तलहथी, इतना दिमाग लगा रहे हो, है ना। तो ये क्या हो गया, पाम मतलब तलहथी। चलो भाई, पहला पॉइंट में कह रहा है कि अंगूठा को यानी थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखना है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखना पड़ेगा। दूसरा में कि जिस पॉइंट पे निकालना हो उस पॉइंट पे बाकी जो फिंगर बाकी था, मतलब अंगूठा के बाद जो फिंगर बाकी था, उस अंगूठा के बाद जो फिंगर बाकी था उस फिंगर को उस पॉइंट की ओर ले जाना है। मतलब हमें थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो रखना ही है। दूसरी बात, रेस्ट फिंगर को जो कह सकते हैं, रेस्ट फिंगर जो होगा, रेस्ट फिंगर्स जो होगा उसको आप कैसे लिख सकते हो, तो उसको स्ट्रेच करना है। क्या करना है आपको, स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करना है रेस्ट फिंगर को, स्ट्रेच कहाँ पे, तो वेयर यू हैव टू फाइंड, मतलब उस पॉइंट पे आपको दिखाना पड़ेगा, उस पॉइंट पे आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा जिस पॉइंट पे निकालना हो। ओके। और थर्ड नंबर जो है, जो आपका मतलब दायां हाथ का तलहथी होगा, पाम, वही यही बताएगा, तलहथी बताएगा आपका डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, put your thumb in the direction of current and stretch your finger, put your thumb in the direction of current and stretch your finger where you have to calculate। मतलब ये थंब के डायरेक्शन में जाए, करंट के डायरेक्शन में जाएगा, और ये जो फिंगर है उसको आपको घुमा देना है जिधर आपको निकालना है। तलहथी बताएगा कि आपको किस दिशा में जाना है। ओके, यही मतलब हुआ। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह करंट कैरिंग वायर है जिसका नाम आई है, और इससे पर्टिकुलर पॉइंट ये बायो सावर्त लॉ भी बोले थे, इस पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दैट इज द पॉइंट पी, एंगल सबटेंडेड इज थीटा। तो इसका मतलब हुआ कि आपको स्ट्रेच पुट करना है डायरेक्शन ऑफ करंट इस दिशा में, और स्ट्रेच करना है जिधर आपको निकालना हो, देखिए ना इधर, और निकालना है किधर, इधर। तो ये जो इनवर्ड डायरेक्शन बता रहा है, वो बता रहा है आपका क्रॉस, क्योंकि आपको पता है क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ड। क्रॉस का मतलब अगर हम कह दें तो क्या हो जाता है, इनवर्ड डायरेक्शन है। अगर यहीं पे क्वेश्चन में उल्टा डायरेक्शन रहता, डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा रहता, तो आप कैसे कहते हैं कि मतलब कुछ इस तरह से रहता और इस पॉइंट पे निकालना होता, ये एंगल थीटा होता, ये पॉइंट पी रहता, तब आप क्या करते, फिर से वही कहानी, आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपको ये जो है ये तो करंट का डायरेक्शन भैया, तो डायरेक्शन करंट तो ऐसे जा रहा है, अंगूठा तो इधर ही रखना है, और मैं उंगली खोल दूं तो देखो इधर थोड़ी निकालना है हमको ना, इधर पॉइंट थोड़ी, पॉइंट तो इधर है। तो आपको ऐसा नहीं करना होगा, आपको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। देख लो ये अंगूठा इधर ही है, हाँ भाई उधर ही जा रहा है मेरा उंगली, जो बाकी रिस्ट फिंगर है, ऐसे था ना भाई, ये इधर देखो 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 देखो, हाँ ऐसे। अभी किधर जा रहा है, बाहर की ओर, तो बाहर के लिए हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे करके डाउट, मतलब आउटवर्ड। ये किस मेथड से आए बताइए, ये जिस मेथड का नाम नहीं है इसी को कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए चलो आगे देखते हैं। मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट this way and you have to find out on this section। जरा सोच करके स्क्रीन को पॉज करके और बताओ इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस धर होगा, सोचो और बताओ। मैंने करंट लिया I,
और ये डॉट दिया है, इसका मतलब बाहर की ओर। तो सोचो अगर ये डॉट है और बाहर की ओर, मतलब दिस इज द वे, दिस इज द वे ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वे। बोलो हाँ या ना? यही ना भाई, यही ना है, बोलो। इसी पॉइंट पर निकालना है ना आपको। यह एक पॉइंट था, इसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी आपको। तो मैंने क्या कहा था, ये इधर जा रहा है, इसको ऐसे नहीं खोल सकते, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। देखो मतलब मेरा अंगूठा बाहर तो है ही, और रेस्ट फिंगर को कैसे स्ट्रेच करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। मतलब ये तलहथी यहाँ पे किधर बता रहा है, ऊपर, और ऊपर जो बता रहा है वो इस डायरेक्शन बता रहा है। और एक बात और याद रखना है कि करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, डीएल क्रॉस आर, है ना। तो ये हमारा किस पे बनेगा, 90 डिग्री पे बनेगा, ये भी याद रखना है। ये मतलब कुछ ऐसे, ऐसे जा रहा है, ऐसे हैं, तो ऐसे जा रहा है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग मतलब कुछ इस तरह से, इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और यहाँ पे जा रहा है ऐसे करके क्रॉस, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और आपको पता करना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा। सोचो और बताओ। तो सिंपल सा फंडा है, ये भी कोई बात है। देखो कैसे करना है, आपको अंगूठा रखना किधर, जिधर आपको करंट ले गया, करंट किधर ले गया है, अंदर, तो इधर तो नहीं खोलेंगे, इधर तो नहीं खोलेंगे, खोलेंगे सर ऐसे, देखो ना ऐसे ही लेके चलेंगे। ये अंगूठा इधर है, हाँ, इसको खोलेंगे, हाँ, ऊपर की ओर, तो कैसे जाएगा भाई, कैसे ले जाएगा बताओ, ऐसे ही जाएगा ये। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना पे, 90 पे, ठीक, ओके। तो हम लोग अपने टॉपिक पे तो आ गए, अपने टॉपिक पे तो आ गए। अब हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि हमने क्या सीखा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो इसके करंट कैरिंग वायर, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बताने वाला और स्टेट कितना, वायु सावर्त लाओ, किस डायरेक्शन में, अभी मैंने तीनों चीज सीख लिया। ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से बहुत सारे केसेस आएंगे। एक आएगा आपका सर्कुलर रिंग के लिए, सर्कुलर रिंग के लिए केस आएगा, सर्कुलर रिंग के लिए, ठीक ना। एक आएगा तुम्हें सर्कुलर रिंग के बाद, सर्कुलर रिंग बोले तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये तब का मैं बात बता रहा हूं जब हम इस रिंग, किसी भी रिंग को हम साइड से हम देख सकते हैं, किसी भी रिंग को हम साइड से देख रहे हैं ऐसे, मतलब दिस इज योर कॉपी है, और माई हैंड इज परपेंडिकुलर टू दिस, दिस इज योर कॉपी, माई हैंड इज परपेंडिकुलर दिस। इसके परपेंडिकुलर पे जो बनेगा, कॉपी के प्लेन के जो परपेंडिकुलर बन रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं इधर से साइड व्यू। तो प्लेन का कॉपी इस तरह से जाएगा, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट हो जाएगा जिसका नाम ओरिजिन होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा पर्टिकुलर जिसका नाम हो जाएगा r, यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा x, ये वाला जो दूरी हो जाएगा इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए s। बहुत सारी कहानी है हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा सर्कुलर रिंग के लिए, मैं उसके लिए फार्मूला बता दूं। उसके लिए फार्मूला है अपना कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैसे आएगा इस पर एक अलग से वीडियो भी बना है, मैं बना के भेज देता हूँ, ठीक है। सर्कुलर रिंग पे क्या निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, इसका फॉर्मूला हुआ करता है म्यू नॉट I बाय 4 पाई, ओके, और इनटू में r, सर्कुलर रिंग की बात कर रहा हूँ, इसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I और r स्क्वायर, और नीचे में 4 पाई सॉरी कहाँ घूम रहे हैं, चलो वापस कर दें।
मेडिफिल का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और 2 इंटू में आर स्क्वायर 2 इंटू में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। ओके ओके ओके, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है भी कि नहीं भी। अगर हम यहाँ से सोच लें कि x की वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं, ठीक ना, ये मैंने शायद गलत लिख रखा है, मैंने शायद गलत लिख रखा है, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, सही है, ये है। अगर हम x की वैल्यू 0 कर लें, x इज इक्वल टू 0 कर लें, तो जरा सोच तो, ये वैल्यू 0 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बट्टा में 4 इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ से आर स्क्वायर के पावर में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, पावर में 3 कितना हो जाएगा, म्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास चलो भाई कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, मतलब हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2r। ठीक है, ये म्यू नॉट आई 2r, ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये मैंने गलत लिख रखा है, सॉरी यार। ठीक है, ये फॉर्मूला बन के आ गया। ओके, डेरिवेशन ये मैंने लिखा है फॉर कंप्लीट सर्कल के लिए, किसके लिए है, कंप्लीट सर्कल के लिए। और हाफ सर्कल की बात की जाए तो इसको आधा कर लेंगे, हाफ सर्कल करेंगे तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट सर्कल के लिए, हाफ सर्कल की बात कर लिया जाए तो पूरा जो है दूसरा पॉइंट में हाफ सर्कल के लिए, हाफ यानी सेमी के लिए, सेमी सर्कल के लिए वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बट्टा में 2 दूना 4r म्यू नॉट। अगर हम क्वार्टर की बात कर लें तो, क्वार्टर की बात कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा भाई, क्वार्टर की बात कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट आई और बट्टा में कितना 2r तो था ही, इंटू में 1/4 म्यू नॉट आई और बाय 8r। ये बन के तैयार हुआ भाई आपका। क्या क्या बन के तैयार हुआ, एक बन गया सर्कुलर के लिए मतलब कंप्लीट सर्कल के लिए म्यू नॉट बाय 2r, एक बन के तैयार म्यू नॉट बाय 4r, एक म्यू नॉट बाय 8r। सेम मतलब कंप्लीट के लिए, हाफ के लिए और क्वार्टर के लिए। ये मैंने सिर्फ रिंग केस के लिए किया है, और आप फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात करता हूँ। चलो भाई, दूसरा पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट जो आपको सीखना है मतलब एक फाइनाइट वायर के लिए, फाइनाइट वायर के लिए करना है। देखो तो फाइनाइट वायर के केस में क्या करेंगे कि मान लीजिए यह एक वायर है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यहाँ पे हम चल रहे होते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पे हम चल रहे होते हैं। कैसे चल रहेंगे, ऐसे करके, ओके। हाँ, यहाँ पे है, इस पॉइंट पे आपको निकालना है। तो आप समझिए ऊपर वाला एंगल, ये नीचे वाला एंगल को मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए बीटा, ऊपर वाला एंगल को मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए अल्फा, है ना। तो मान लीजिए अगर किसी भी चीज़ को इसको मैक्सिमम करना हो और आपको यहाँ से नज़दीक जाना हो एट अ पॉइंट ओ, इसको नज़दीक ले जाना हो यहाँ पे, तो आपका इमेज कैसे बनेगा, आप यहाँ हो, आप यहाँ हो और इसके नज़दीक चले गए, समझ पा रहे हो, इसके नज़दीक चले गए। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दिस वन,
दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिस वन। और आप यहाँ पे आप चले गए, इस केस में ये वाला एंगल उससे तो ज़्यादा जरूर बड़ा है और इससे एंगल जरूर बड़ा है, मतलब ये अल्फा और ये हमारा बीटा। तो अगर हम अपने आई को लेवल को इस लेवल पे देखें और मैक्सिमम एंगल पता करना हो तो ऐसे 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 करते करते हम अपना गर्दन को लगभग अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री तक ही घुमा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं घूमेगा। गॉट इट। तो मैक्सिमम केस में इसको भी हम 90 कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं 90 कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात इनफाइनाइट केस में, तो जब ये 90 हो जाए तो ये हमारा जो पहले मैंने कहा था कि ये फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर है, और जब ये इसके नज़दीक आ जाएगा, क्लोजर आ जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनफाइनाइट का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट का ले लेगा। अब ये फाइनाइट नहीं रहा क्योंकि अब मैक्सिमम पे जा रहा है, तो एक्स मैक्सिमम मतलब दूर तक जा रहा है। ओके, यहाँ तक जा रहा है। ठीक, तो मेरे बात कहने का मतलब था कि इसके लिए फार्मूला अगर हम अप्लाई कर दें अकॉर्डिंग टू बाय साबर्थ लॉ, तो इसका फार्मूला होता है म्यू नॉट आई बट्टा में 4 पाई और आर। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा, इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। एक बार साइन अल्फा प्लस में साइन बीटा। अगर यहाँ पे साइन अल्फा के वैल्यू कितने ले ली जाए 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा भैया 1, और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो अब क्या करेंगे इसको साइन 91 को 1 प्लस 1 अपॉन 1 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई और बट्टा में कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला बन के तैयार हुआ किसके लिए भाई? इनफाइनाइट के लिए, ना कि फाइनाइट के लिए। किसके लिए बनकर तैयार हुआ? इनफाइनाइट के लिए, ना कि फाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए, क्योंकि एंगल हमारा मैक्सिमम पे जा रहा है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट का केस बन के तैयार हुआ। अगर इसमें सेमी लगा दिया जाए, इसी का केस अगर हम सेमी कर देते हैं, तो सेमी का मतलब ही आप समझते हो, मतलब आधा कर दे यार इसका, तो बी का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा? तो म्यू नॉट आई और बाई कितना हो जाएगा 2 दूना 4 4 पाई आर। गौर से देखें आप, अभी जस्ट पिछला वीडियो को थोड़ा सा पॉज पीछे करके स्लाइड करके देखेंगे तो वहाँ पे सेम यही फार्मूला था सर्कुलर रिंग के लिए, और वहाँ पे मैंने बताया था कि B इज इक्वल टू, आप जरा गौर से देखेंगे उस पॉइंट को, तो B इज इक्वल टू मैंने कहा था म्यू नॉट आई और बाय 2r। ठीक, दूसरा में मैंने कहा था कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, थोड़ा पीछे कर लो, मतलब वीडियो को थोड़ा स्लाइड पीछे कर लो और देखो सर्कुलर रिंग के केस में म्यू नॉट आई बट्टा में या मैंने कहा था 4 आर, ये कहा था। और तीसरा और अंतिम जो क्वाड्रेंट के लिए मैंने कहा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और बट्टा में कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई और बट्टा में कितना हो जाएगा B इज इक्वल टू के लिए म्यू नॉट आई, ठीक है, और बट्टा में 8r। अगर आप तीनों को कंपेयर कर रहे हैं, देखो इसमें म्यू नॉट आई और म्यू नॉट आई 2 पाई आर और r, बस फर्क एक ही है पाई का। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन, मेरे विचार से ऐसा मेरा मानना है कि अगर स्ट्रेट लाइन की बात की जाए इसका एंगल कितना हो जाएगा जस्ट 180। अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात की जाए, एक स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? तो 180 मतलब पाई। तो जिसमें पाई जैसा वैल्यू आ जाए, जिसमें पाई जैसा वैल्यू आ जाए तो समझना स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है, और जिसमें पाई जैसा नहीं फार्मूला हो तो समझना सर्कुलर रिंग का फार्मूला। ये मेरा ऐसा मानना है कि लॉजिक विजिक नहीं है ये मेरा ऐसा मानना है। तो आप क्या करोगे म्यू नॉट आई 2 पाई आर, यहाँ पे सिंपल आर किस चीज़ का डिफरेंस है? पाई का क्यों डिफरेंस हुआ? क्योंकि स्ट्रेट है और स्ट्रेट लाइन हमारा स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का बनाता है, सर्कुलर रिंग थोड़ी बनाएगा, है ना। तो दोनों को कंपेरेबल कर लें तो एक याद रखना है म्यू नॉट आई, इसका ये, उसका वो, इसका ये। अब याद रखना है क्वार्टर होता है, इसमें क्वार्टर नहीं होता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें सर। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं अभी बता दूं कि मान लिया जाए कि बी नेट की वैल्यू आपको निकालनी है, कहाँ पर? तो एट सेंटर, ठीक है, सेंटर पे। समझ में आ रही बात? तो यह एक क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करोगे और करके देखोगे ये तुमसे बन पा रहा है कि नहीं। आर, इसमें करंट जा रहा है आई, इसमें करंट जा रहा है आई, इसमें भी करंट जा रहा है आई। क्लियर है? ये सेंटर ओ है, इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के आपको दिखाना है। वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। चलो फिर हम इसको सॉल्यूशन देते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन क्या करना है, तो सबसे पहले आपने सिंपली वे में आपको सीखना है, सिंपली वे में आपको सीखना है क्या कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखें,
हम जानते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन रहता, सुनना ध्यान से, अगर कोई स्ट्रेट लाइन रहता और यहाँ से अगर ये वैल्यू आती, अभी जस्ट मैंने कहा ये एंगल बनता अल्फ़ा, ये बनता अगर बीटा, ये अगर बनता तुम्हारा अल्फ़ा, ये बनता अल्फ़ा, ये बनता बीटा, तो ये अगर धीरे 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 नज़दीक आता था, ठीक इसी तरह से होता ये वाला अभी जो जस्ट किए हैं 90 हो जाता था, तो हो जाता ये इनफाइनाइट के लिए। और इनफाइनाइट का मतलब अफाइनाइट में क्या फ़र्क होता है, जैसा इस मार्कर को मैं, इस पेन को मैं पकड़ के दिखाता हूँ कि अगर इस पेन को मैंने यहाँ से पकड़ा, आप जस्ट इमेजिन अगर मैं इसको यहाँ पे आ रहा, जितना ऊपर उतना नीचे, मतलब बीच वाले सेंटर में, तो मैं यहाँ पे सोचूंगा कि यहाँ से ऊपर इनफाइनाइट है, यहाँ से नीचे इनफाइनाइट है। अगर मैं इस पेन को ऐसे पकड़ूंगा एक एंड पे, तो मुझे लगेगा ये वाला जो एंगल है इसका ऊपर वाला एंगल, मतलब ऐसे सोचिए, ऐसे वाला एंगल, इसके ऊपर वाला जो एंगल है, इसके ऊपर वाला एंगल जो है, देखो इसके ऊपर वाला जो एंगल है वो हमारा यहाँ पे 0 है, और हमारा दूसरा एंगल यहाँ से क्या होगा, ये वाला एंगल जो है यहाँ, क्योंकि मैंने ऊपर पकड़ रखा है। अगर हम बीच में रखते हैं तो ऊपर वाला एंगल दिख रहा है अल्फ़ा, नीचे वाला भी एंगल दिख रहा है बीटा। अगर मैंने इसको यहाँ रख रखा है तो ऊपर वाला एंगल ही नहीं है 0 डिग्री, और दूसरा वाला एंगल यहाँ से बनेगा ये वाला। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे बात को? मैंने क्या कहा कि अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से पकड़ूँ, यहाँ से पकड़ूँ, तो ये दूरी बराबर है, तो ये केस बन के तैयार हो गया। अगर इसी मार्कर को मैं यहाँ से पकड़ूँ तो ये वाला केस थोड़ी है, तो एक एंड पे मैंने पकड़ रखा है, तो उसको कहते हैं सेमी इनफाइनाइट। अगर सेम टू सेम जैसा नीचे है ऐसे ऊपर रहता, जैसे नीचे है ऐसे ऊपर रहता, तब फिर हो जाता तुम्हारा इनफाइनाइट के लिए। अभी है सेमी इनफाइनाइट क्योंकि मैंने ऊपर एक जगह पकड़ रखा है, यही नहीं यहाँ भी हम चाहते पकड़ सकते थे, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेमी इनफाइनाइट। तो समझ में आ रही है बातें? क्या कहेंगे, सेमी इनफाइनाइट। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ ये वाला जो वायर है सेमी इनफाइनाइट, तो सेमी इनफाइनाइट के केस में ये इस वाले केस में मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। कैसे 0 होता है भाई? तो अगर के करंट कैरिंग वायर है, यहाँ एक पॉइंट है, जैसे जैसे घसाते चलेंगे, जिस पे करंट बह रहा है आए, उसी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। याद रखना है कि अलोंग द लाइन जिस पे करंट चल रहा है और उसी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वैल्यू होता है 0। ठीक उसी तरह ये केस है, अगर इस तरह से है, यहाँ पे एक ओरिजिनेशन पॉइंट है, वहाँ ना लेकर के, ये वाला पॉइंट को वहाँ ना लेकर के, इस पॉइंट को हमने क्या किया है, ये वाला पॉइंट को हमने वहाँ लेकर के यहाँ पे रख लिया है, और इस पॉइंट पे मैंने पूछ रहा हूँ, तो ये तो लाइन तो एक ही है, इस लाइन पे वो वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो अलोंग द लाइन हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें भी पूछने वाली बात है ही नहीं। समझ में आ रहा है? कितने हो जाएंगे, 0। तो इसको अगर सेक्शन वाइज मैं बांट लूँ थोड़ी देर के लिए, सेक्शन वाइज मान लूँ, दिस इज द योर 1 सेक्शन, दिस इज योर 2 सेक्शन, दिस वन इज द 3 सेक्शन। आप कैसे कंसीडर करेंगे, तो जहाँ से करंट निकल रहा है उसको 1 सेक्शन मानेंगे, जहाँ पे जा रहा है 2 सेक्शन मानेंगे, अंतिम कनेक्शन 3rd सेक्शन। हम बारी बारी से सब पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं और करके दिखाते हैं क्या होगा। सोच के देखिए, अगर मैं नेट बी नेट निकाल के देखता, अगर हम बी नेट निकाल के देखते तो कितना होता, B1 फर्स्ट वाले के लिए, B2 सेकंड वाले के लिए, और B3 लास्ट वाले के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक, आशा करता हूँ कि समझ में आ ही रही होगी। तो B1 के लिए हम अगर निकालें, तो B1 के लिए निकालें, तो मैंने कहा इस वाले के लिए 0 होना तय है, इस वाले के लिए ये 0 होना तय है, और B3 के लिए भी 0 होना तय है, क्योंकि दोनों अलोंग द लाइन है, एक ही लाइन में सब आ रहा है। और ये वाला जो सर्किल लास्ट बचा तुम्हारा ये वाला, इस पर अगर चर्चा करोगे तो वो हमारा फुल सर्किल है कि हाफ सर्किल है, गौर से देखिए। यानी B2 पर अगर देखें तो फुल सर्किल है कि हाफ सर्किल है, तो ये हमारा कैसा सर्किल है, हाफ सर्किल है। तो हाफ सर्किल के लिए हम क्या करते हैं, तो हाफ सर्किल क्या लिखते हैं, फॉर्मूला μ0I, क्योंकि सर्कल है इसमें पाई नहीं आएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 और R, ये तो फार्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से μ0I, क्योंकि करंट इसमें तो I बह रहा है, और डिवाइडेड बाय 2R, तो 2 और R की वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, R 2R इंटू में कितना 2R, कितना हो जाएगा μ0I, और बट्टा में कितना हो जाएगा 4R, ये बन के तैयार होगा। तो ये तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड का क्या निकाल के दिखाया, मैग्नीट्यूड। और यहीं पे कहानी नहीं खत्म हो रही है, ये भी ध्यान से देखना है, यहीं पे कहानी नहीं खत्म हो रही है। आप देखो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन अभी भी बाकी है, तो डायरेक्शन निकालते हैं। इसके लिए तो 0 ही हो जाएगा, इसके लिए तो आइडेंटिफाई नहीं होगा। इसके लिए अगर मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं तो हमने अंगूठा को उधर रखा जिधर करंट का डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं, और बाकी रिस्ट फिंगर को वहां निकालना है जहां पे आप निकालना है। कहाँ है भैया तुम्हें, इस पॉइंट पे निकालना है। तो इधर से ऐसे करके देखेंगे तो ये अंगूठा अंदर जा रहा है, सॉरी थंब अंदर जा रहा है, अंदर का मतलब होता है डॉट, सॉरी क्रॉस, और क्रॉस का मतलब हम मान लेते हैं इनवर्ड, और इनवर्ड का मतलब आपको समझ लेना है, कोई एक डायरेक्शन मान लेना, चाहे अंदर की ओर माइनस तो बाहर की ओर प्लस मानोगे हैं, अगर अंदर को प्लस मान रहे हो तो बाहर को माइनस मानोगे, एक ही डायरेक्शन में दोनों खिचड़ी मत पकाना। तो मैं अंदर वाले को यहाँ पे माइनस मान रहा हूँ,
क्या मान रहा हूँ, माइनस, क्योंकि अंदर जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। तो ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो माइनस में म्यू नॉट आई और बाई 4r। अगर माइनस के साथ लिखना है तो ठीक, अगर माइनस को हटाना है तो म्यू नॉट आई और बाई 4r। और ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इसके साथ लगा देना है इनवर्ड। और इनवर्ड का मतलब आपको दिखाना है कि वेयर आई हैव टेकन नेगेटिवली चार्ज, सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग दिस इनवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर? चलो, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल ये बन के तैयार हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। बहुत बेहद आसान, बहुत शानदार, इंटरेस्टिंग अगर आप देखें तो। चलो, एक क्वेश्चन ऐसा है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। इसमें करंट आई बह रहा है, इसमें करंट 2 आई बह रहा है, इसमें करंट मैंने मान लिया एक पर्टिकुलर सेक्शन है, इसकी रेडियस मैंने मान लिया है थोड़ी देर के लिए 2r, ओके। और गौर से देखें, और ये जो है ये यहाँ जाके कट रहा है, और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट का ये इस तरह से है। और इसका जो मैंने रेडियस तो बताया ही नहीं, इसका रेडियस तो मैंने बताया ही नहीं, इसको मान लेता हूँ 3r। और करंट जो बह रहा है I इधर 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 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 2i। इसको क्या कहेंगे, 2i। क्या प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। ये किसको क्या कहेंगे, 2i, है ना। इसको फाइंड करना है आपको, और इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वो कैलकुलेट करके थोड़ा जल्दी से दिखाइए, ओके। चलो, इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप पॉइंट वाइज कर लेंगे, क्योंकि करंट इधर से निकल रहा है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3 और इसका नंबर 4 नंबर वाइज बांट लेते हैं। तो नंबर वाइज बांटेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि बी नेट की जो वैल्यू आएगी वो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा सर B1 प्लस में B2 सर B3 प्लस में B4। क्या गो हो गया, B1 B2 B3 B4 4 गो हो गया, जिसमें से along द लाइन ये भी सेम ही इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो B1 की वैल्यू 0, B3 की वैल्यू भी 0, ये तो तय है। अब निकालना पड़ेगा मुझे B2 और B4 के लिए। तो चलो भाई B2 के बारे में हम सोचते हैं। तो B2 के बारे में कैसे सोचेंगे भैया, देखिए तो B2 के बारे में कैसे सोचेंगे, B2 के बारे में कैसे सोचेंगे कि B2 जो है मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, हमें आधा दिख रहा है, आधा दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई और बट्टा में कितना हो जाएगा 2, और r तो होता है फार्मूला, म्यू नॉट और i के बदले में यहाँ पे कितना है 2i लेना है, और बट्टा में 2 तो रहेगा ही, और r के बदले में कितना लेना है 2r, r से r कैंसिल, बोलो हाँ या ना, बोलो। मैंने गलत लिया 2r नहीं होगा, ये 4r होगा, गलत ले लिया ना, तुम लोग ध्यान भी नहीं देते, 4r हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से म्यू नॉट आई बट्टा में 4r, ठीक है, म्यू नॉट बट्टा में 4r। और इसका डायरेक्शन बता दोगे तो कैसा जाएगा, इस तरह से अंदर की ओर, मतलब क्रॉस, ठीक है। चलो भाई B4 के लिए निकालो, B4 के लिए कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बट्टा में कितना हो जाएगा 4r, म्यू नॉट आई की वैल्यू कितनी है इंटू में 2y, ऐसा ही रहेगा, बट्टा में 4 इंटू में r की वैल्यू कितनी है इसके पास 3r, कितना हो जाएगा यहाँ से कट रहा है क्या, हाँ तो कट रहा है, कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई और अपॉन में कितने 2 6 6r, किधर जा रहा होगा बाहर की ओर, पता चला बाहर की ओर कैसे, अबे यार देख वो उधर जा रहा है अंगूठा उस डायरेक्शन में, और तलहथ किधर जिधर निकालना है तो तलहथ इधर निकल रहा है, मतलब कैसा हो जाएगा ये डॉट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो डॉट हो जा रहा है इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे। तो मैंने कहा डॉट वाले को आप माइनस कैलकुलेट कर चलो, आप इसको प्लस लेके चलो ताकि आसानी होगा कैलकुलेशन में। B2 के वैल्यू आप माइनस लेके चलेंगे, तो B2 के वैल्यू माइनस लेके चलेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी म्यू नॉट आई और बट्टा में कितना 4, वो भी r, कैपिटल R है तो कैपिटल R लेके चलो, है ना, कैपिटल R। अब किस में लेके चलना है B को हमको माइनस में लेके चलना है, ठीक है। और प्लस में कितना B4 की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट आई और अपॉन में कितना हो जाएगा 6r, इसको लग LCM करोगे तो कितना हो जाएगा 12, है ना। r इसको क्या करोगे 3 माइनस में 3 म्यू नॉट आई प्लस में कितना हो जाएगा 2 म्यू नॉट आई, तो कितना हो जाएगा यहाँ से
दिस इज योर आई, दिस इज योर आई, दिस इज योर आई। इसमें से 3 में से जाएगा तो अभी भी आ रहा है तुम्हारा माइनस में म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाय 12r। अच्छा, ये जो वैल्यू आ रहा है आपका माइनस में, ये माइनस साइन बता रहा है कि म्यू नॉट आई ऐसा ही रहेगा और डिवाइडेड बाय 12r भी ऐसा ही रहेगा। फर्क क्या हो जाएगा, 12r भी ऐसा ही रहेगा, फर्क क्या हो जाएगा, ये 12r भी ऐसा ही रहेगा। इस माइनस के जगह पे यहाँ पे लिख देंगे हम कि इनवर्ड में जा रहा है, इनवर्ड में जा रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये रहा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। तो हमने कहानी को समराइज कर दूँ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ करके क्या बना था, मैग्नेटिक फील्ड को बताने वाला कौन था, कितना बनेगा नहीं बनेगा, सारा चीज़ मैंने बताया। उस पर छोटे छोटे क्वेश्चन भी किया। इस पर कुछ मैं क्वेश्चन और दे देता हूँ, चाहो तो आप करो, ठीक है। आप इसको करके देखना। आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने की जरूरत पड़ेगी। ये करंट है, ये वाला डिस्टेंस ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और आपको बताना है कि यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। दोनों है तुम्हारा, ए और ए दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ए है, ये भी हमारा ए ही दे रखा है, ठीक है। चलो, यहाँ पे डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, इसमें बी, इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, बी एट ओ, ये कितना होगा, दिस इज योर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप किसी भी चीज़ में, देखो ये वाला इस तरह से खींच रहा हूँ, ठीक है, ओके, इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, ठीक है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन का कुछ नया रूप, नया रंग। ठीक है, ये वाला वैल्यू आ गया। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन करना है तुम्हें। ये हो जाएगा r, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा r, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2r, और नीचे वाला जो है ये भी हो जाएगा तुम्हारे पास 2r, और ये जो वैल्यू है वो है तुम्हारे पास 3r, और करंट का डायरेक्शन इट इज़ गिवन, दिस इज द वे वेयर यू हैव टू कैलकुलेट। इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, BO, इस पॉइंट पे आपको निकालना है। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा होमवर्क में। इस पे आप करके देखोगे, ये बन के तैयार हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में। उसके बाद अब क्या करेंगे, चलें आगे चलते हैं। 2 नंबर ख़त्म। ओके, 2 नंबर ख़त्म के बाद एक क्वेश्चन और भी हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन इस टाइप का करके ट्राई करके देखना, एक इस तरह का क्वेश्चन ट्राई करके देखना। ये है, इस तरह से है, ये है, और ये रहा, ये वाला पॉइंट ऐसे रहेगा, डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, इसमें जा रहा है 2i, इसमें जा रहा है i, इसमें जा रहा है i, और इसमें जा रहा है 2i। रेडियस यहाँ जो वैल्यू है वो है 4r, वो है तुम्हारे पास 2r। इसमें इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकाल के दिख लेना है, ठीक है। चलो बच्चों, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आपके पास नया लेक्चर में।